हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है भाषावार प्रांतों के निर्माण की समस्या जो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद उत्पन्न हुई थी, उसके बारे में, उसके गुण और दोषों के बारे में है। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है? अक्सर देखा जाता है कि परस्पर सटे हुए इलाकों की भाषा लगभग एक जैसी होती है और अक्सर हमने ये भी देखा है कि वे कई बार भाषा को लेकर आपस में वाद विवाद भी करते हैं। तो क्या भाषावार प्रांतों का पुनर्गठन करना चाहिए? मतलब ऐसे इलाके जहाँ एक जैसी भाषा बोली जाती है, उन्हें एक में मिलाकर पुनर्गठित किया जाना चाहिए या किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो इसके गुण और दोष क्या होंगे? जरा सोचिए। तब तक हम बाबा साहब के इस पर विचार जान लेते हैं और इसके गुण और दोषों को भी जानते हैं, जो इस समय महाराष्ट्र प्रांत के पुनर्गठन की मांग को लेकर थे। चलिए शुरू करते हैं। देश आज़ाद हो चुका था और उस समय महाराष्ट्र के पुनर्गठन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। जो लोग भाषावार प्रांत निर्माण के पक्षधर थे, उनका मानना था कि प्रांतों की भाषा संस्कृति अलग अलग होती है, इसलिए उन्हें पूरी छूट होनी चाहिए कि वे अपनी भाषा संस्कृति को विकसित करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। किसी देश के जो भी विशिष्ट गुण होते हैं, वे सभी एक प्रांत में भी होते हैं, इसलिए उन प्रांतों को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वे अपना विकास कर सकें। अब भाषाई प्रांतों के बनने से क्या कठिनाइयां उत्पन्न होते हैं, हम इस पर पहले चर्चा करते हैं। यहाँ बाबा साहब बताते हैं कि यहाँ दो रूपी ढांचे का प्रयोग होगा। पहला केंद्र सरकार और दूसरा अनेक प्रांतीय सरकारें, जिनके प्रशासनिक और विधायी कार्यों का निर्वाह काफ़ी जटिल होगा। तो जो लोग भाषावार प्रांतों के समर्थक हैं, उन्हें यह भी देखना होगा कि केंद्र सरकार पर भाषावार प्रांतों का क्या प्रभाव पड़ेगा। उनमें से कुछ प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, भाषावार प्रांतों के निर्माण के कारण ऐसे वर्ग भी बन जाएंगे जिन्हें अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य पर गर्व होगा और अपने अलग हित के लिए वे सजग चेतना से कूट कूट कर भरे होंगे। तो पॉसिबिलिटी होगी कि वे बहुमत की अवज्ञा भी करेंगे। बहिर्गमन किए जाने की प्रवृत्ति भी काफ़ी ज़्यादा पैदा होने के चांसेस हैं। यदि ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार का कार्य करना बहुत मुश्किल या कहें तो असंभव हो जाएगा। दूसरी समस्या यह होगी कि अगर हर प्रांत ने अपनी प्रांतीय भाषा को राजभाषा बना दिया तो केंद्र सरकार को उनसे उतनी ही भाषा में पत्र व्यवहार करना पड़ेगा, जो कि एक असंभव कार्य जैसा है। यह समस्या उच्च न्यायालय के साथ भी होगी। न्यायाधीश को हर प्रांत की भाषा आनी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है और ना ही इसकी कल्पना भी की जा सकती है। दोस्तों, अभी तो हमने जाना कि भाषावार प्रांत अगर हों तो इनके नुकसान क्या क्या हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। अब चलिए जानते हैं भाषावार प्रांतों से क्या लाभ हैं। भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन के कुछ राजनीतिक लाभ भी हैं। मिश्रित भाषा वाले प्रांतों की तुलना में भाषावार प्रांत में लोकतंत्र अधिक कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ एक ही भाषा, साहित्य एवं सामाजिक रीति रिवाज भी मिलते जुलते होंगे, जो उन्हें एकजुट रखने में सहायक होगी। वहीं जहाँ समरूपता नहीं होगी, वहाँ किसी प्रकार का विवाद भेद हो सकता है, जिसके कारण लोकतंत्र असफल हो सकता है।
अब ये समझते हैं कि क्या भाषावार प्रांतों के निर्माण की समस्या को टाला जा सकता है। भाषावार प्रांतों की मांग नई नहीं है। इस समय के 6 प्रांत भाषावार प्रांत ही हैं, जिनमें पूर्वी पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम और उड़ीसा भाषाई आधार पर पुनर्गठन की हैं। और जहाँ पर भाषाई आधार पर पुनर्गठन की बात चल रही है या सुनने में आई है, वे हैं बम्बई, मद्रास और मध्य भारत। जब 6 प्रांतों के बारे में भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का सिद्धांत मान लिया गया है, तो फिर जो अन्य प्रांत इन सिद्धांतों को उन पर भी लागू करने की मांग कर रहे हैं, उनकी इस मांग को अनंत काल के लिए टाला तो नहीं जा सकता। इन गैर भाषावार प्रांतों की स्थिति इस समय खतरनाक नहीं है, तो कम से कम उत्तेजनापूर्ण तो कही ही जा सकती है। यह स्थिति ठीक वैसी ही हो गई है जैसी कभी प्राचीन तुर्की साम्राज्य या प्राचीन ऑस्ट्रो हंगेरियाई साम्राज्य की थी। भाषावार प्रांतों के निर्माण की मांग यहाँ भी ठीक उसी पलीते जैसे विस्फोटक हो गई है जैसे प्राचीन तुर्की साम्राज्य या ऑस्ट्रियो हंगेरियाई साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया गया था। इस आग को और अधिक भड़काने से बचाना होगा, नहीं तो सर्वनाश को रोक पाना कठिन हो जाएगा। जब तक प्रांतों का ढांचा लोकतंत्रात्मक नहीं था और जब तक नए संविधान के तहत उन्हें व्यापक प्रभुत्व संपन्न अधिकार नहीं मिले हुए थे, तब तक तो भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन की अत्यावश्यकता महसूस नहीं की जा रही थी। किंतु नए संविधान के बन जाने पर अब इस समस्या का अविलंब समाधान ढूंढना अनिवार्य हो गया है। अब यहाँ जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं, इनके हल को भी समझ लेते हैं। अगर हम भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि देश की एकता खंडित न होने पाए। यानी अगर प्रांतों की राजभाषा भी वही है जो केंद्र सरकार की राजभाषा है, तो इस आधार पर भाषावार प्रांतों की मांग के लिए बाबा साहब अपनी सहमति जताते हैं। लेकिन प्रांत की राजभाषा केंद्र की राजभाषा से भिन्न हो तो इस पर बाबा साहब काफी कड़ी आपत्ति जताते हैं। दोस्तों, इस पर अगर आपको और डिटेल जानना हो तो इस बुक को, जो कि भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल से इस बारे में बताया गया है, जिसमें से कुछ हिस्सों को मैंने यहाँ पे लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि भाषावार प्रांत की सामाजिक संरचना समरूपी होगी, जिसमें लोगों की सांस्कृतिक और रीति रिवाज एक जैसे ही होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होगा कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोग अगर एक जैसी ही भाषा नहीं बोलते तो वे महाराष्ट्रीय नहीं कहलाएंगे, या बंगाली अपनी मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा बोलता है तो वो व्यक्ति उसी प्रांत का नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब, किसी प्रांत में रहने वाला व्यक्ति अगर उस जगह की बोली भाषा न बोलकर कोई और बोली भाषा बोलता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो उस प्रांत का हिस्सा नहीं है। इसलिए प्रांतीय भाषा को वहाँ की राजकीय भाषा बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजभाषा का प्रयोग तो केवल सरकारी प्रयोजनों के लिए ही होगा और गैर सरकारी क्षेत्रों में प्रांतीय भाषा को अपनी भूमिका निभाने के पूरे अवसर मिलते रहेंगे। इसमें आगे बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो हल सुझाए हैं वो ज़रूरी नहीं कि वे सभी आदर्श हल ही हों, लेकिन उस समय जो विकल्प बाबा साहब को सही लगा उसे वे इन 2 कसौटियों पर खरा उतरने वाला मानते हैं। वो कसौटियाँ इस प्रकार, वे हल दूसरा सर्वोत्तम विकल्प होना चाहिए,
दूसरा, इस हल में आदर्श हल की ओर विकसित होने की क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि भाषावार प्रांतों के निर्माण या भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन के लिए बाबा साहब ने कोई मनाही नहीं की थी। ये ज़रूर बताया था कि उनका पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए। दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आपको यहाँ से काफ़ी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।